सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस ई टीचिंग के क्लास में जैसा कि हम प्रतिदिन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आपका उधर हमने आपको चैप्टर 4 तक 4 द्विघात समीकरण और 5 आपका चैप्टर जो है समांतर श्रेणी। जैसे आपने लगातार पीछे जो चैप्टर आपने पढ़े 1 से लेकर 4 तक, उसी तरह से इस चैप्टर में हम क्रम से एक एक टॉपिक को आपको बताते चलेंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को बड़ा आसानी से हल कर सकें और आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसी से क्रम में आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर नंबर 5 इसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। इसको हम आज से पढ़ाना शुरू करते हैं और आप लोग क्रम से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको जितने भी सवाल आएँ आपकी बोर्ड परीक्षा में या आते हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और आप उसको सीख सकें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको अलग से सीखनी पड़ेंगी, तब सही तरह से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप उसको सही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहला जैसे है शब्द आता है अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होते हैं हमने लिख भी रखा है और आपको समझाएंगे भी। कुछ संख्याएं जो एक के बाद किसी क्रम में आती हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं और कोई ना कोई उनका क्रम होता है। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17 हमने लिख रखा है। ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक अनुक्रम हो गया, किसका हो गया, अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम हो गया। हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं का क्या है, अनुक्रम है। अब जैसे हम कुछ और आपको उदाहरण बता दें, जैसे हम इधर यहाँ लिख दें, हम लिख रहे हैं 3, 5, 7, 9 ऐसे और लिख दें। अब ये क्या है, ये विषम संख्याओं का अनुक्रम हो गया। ठीक, हम इस तरह से लिख दें 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये सम संख्याओं का अनुक्रम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक खास बात हो, पदों को जब लिख देते हैं किसी क्रम से और उसमें कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे यहाँ पर कहीं अभाज्य संख्याएं आपको बता दिया हमने, तो कहीं हमने आपसे कह दिया कि ये क्या है, सम संख्याएं हैं, तो हमने कहीं आपको बता दिया विषम संख्याएं हैं। इस तरह से लिख देते हैं तो हम इसको कहते हैं एक अनुक्रम हमको प्राप्त हो गया, संख्याओं का अनुक्रम। अब आता है श्रेणी। आप इनको जरा विशेष ध्यान देंगे। ये हमने इस तरह से शब्द लिख रखा है श्रेणी, और यहाँ पर भी देखो ये लिखा हुआ है श्रेणी। दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझना पड़ेगा, पहले इसको समझना। जब अनुक्रम हमको दे रखे हों तो वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं एक श्रेणी कहलाते हैं। एक श्रेणी के प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद पूर्व पद पर नियम लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। क्या है, यहाँ ध्यान क्या देना आपको, यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है। देखिए जैसे हमने 2, 4, 6, 8, 10 ये अभी अनुक्रम है, कमा लगाकर प्रत्येक पद को लिख रखा हमने। अगर इन्हीं पदों को हमको बनानी है श्रेणी, ठीक है। अब इन्हीं पदों को मान लिया हम ऐसे लिख दें इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 एक श्रेणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक श्रेणी। क्या इनमें अंतर है दोनों में, इन्हें जो पद दे रखे हैं प्रत्येक पद में क्या एक संबंध बन रहा है, प्रत्येक पद में संबंध ये बन रहा है। देखिए आप 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, इन पदों में भी 2 का अंतर है, इन पदों का भी 2 का अंतर है, इन पदों में भी 2 का अंतर है। तो एक प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है, एक जैसा ही संबंध आ रहा है। तो यही जो अनुक्रम दे रखे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक श्रेणी का रूप धारण कर लेते हैं, हम कहते हैं श्रेणी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें संख्याओं को, तो ये इन संख्याओं में अंतर देखिए आप 3 का है, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और अंतर है, आगे कुछ पदों का अंतर है। संख्याएं तो अभाज्य हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं इसमें ये श्रेणी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ अलग अलग क्या है, संबंध रखा है।
अब हमको समझना क्या है, हमको बात ध्यान ये देना है कि इस वाले क्रम में और इस वाले क्रम में अंतर क्या है। यहाँ पर समान अंतर आ रहा है पदों में, श्रेणी का रूप धारण कर लिया। यहाँ पर आपस में इनकी कुछ ना कुछ इनमें विशेषता तो है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन कहें हम प्रत्येक पद में समान संबंध है, वो नहीं। इसीलिए अनुक्रम और श्रेणी में इतना अंतर होता है। तो इसीलिए कहा हम कह भी सकते हैं, कहते हैं कि सभी श्रेणियाँ अनुक्रम हैं, सभी श्रेणियाँ अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। ध्यान रखना, नोट है, सभी श्रेणियाँ क्या होती हैं, अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पद हम लिखने कामा लगाकर और उनमें आपस में कोई संबंध हो तो क्या कहलाते हैं, अनुक्रम कहलाते हैं। लेकिन श्रेणी में जो पहले दूसरे पदों में समानता होगी वही दूसरे तीसरे में होगी, जो तीसरे चौथे में होगी, चौथे पांचवें में होगी। इस तरह से क्रम से एक ही नियम का पालन करेंगे प्रत्येक पद। ये होता है अनुक्रम और श्रेणी में अंतर। अब इस तरह से श्रेणी लिखना और इस तरह से श्रेणी लिखना, इनमें क्या अंतर होता है। इसमें ये अंतर होता है, जैसे हमारे कोई मान लिया पद हैं T1 T2 T3 Tn जैसे, अगर इन्हीं पद को हम किसी चिन्ह के द्वारा अगर हम संबंधित कर देते हैं आपस में, तो हम इस तरह से इसको श्रेणी लिख देते हैं। जैसे 2 4 6 हैं तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 है प्लस 4 है प्लस 6 प्लस 8 छोड़ दीजिए। अब ये आपकी बन गई श्रेणी। तो इस श्रेणी में और इस श्रेणी में बस इतना ही अंतर होता है दोनों में लिखने का, कि जब हम किसी चिन्ह के द्वारा पदों को आपस में संबंधित कर देते हैं तो इस तरह श्रेणी लिखा जाता है, और जब हम अनुक्रम को ऐसे ही कॉमा लगा के लिख देते हैं और प्रत्येक पदों में प्रत्येक पद जो होता है, क्रम से चलते वाले पद जो होते हैं, एक नियम का पालन करते हैं, तो इस तरह से हम पदों को हम क्या कह देते हैं, श्रेणी कह देते हैं, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे अनुक्रम और श्रेणी दोनों में अलग अलग अंतर क्या है। इस तरह से श्रेणी लिखना और इस तरह से श्रेणी लिखना, इनमें क्या अंतर होता है, यहाँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पर बढ़ने के लिए क्या होती है समांतर श्रेणी, इसकी परिभाषा, इससे संबंधित नियम आप सीखेंगे इस समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले आपने उदाहरण के तौर पर कहते भी सुना होगा, जैसे किसी व्यक्ति की प्रति माह अगर उसकी सैलरी या उसका वेतन जब आता है, तो हमने मान लिया उसका 12,000 रुपया वेतन है, ठीक, और हम कह दें इस व्यक्ति का वार्षिक दृष्टि से या एक साल में इतना वेतन बढ़ जाता है। तो हमने मान लेते हैं कोई व्यक्ति कह दे कि इसका प्रति मास 2,000 इसका वेतन बढ़ता है, कितना, 2,000। तो प्रत्येक साल उसका अगर जब वेतन देखें तो पहली साल अगर उसका इतना है तो दूसरी साल उसका कितना होगा, 12,000 कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अगली साल कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अगली साल कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए, इनको हम लिख देते हैं एक श्रेणी के रूप में लिख दें, तो श्रेणी बन जाएगी हमारी 12,000, ठीक। और हम कहें उसके खाते में, मान लिया हम कहें 4 साल बाद उसके खाते में कितना पैसा होगा, तो ये प्लस कर देंगे इनको, ठीक। इस तरह से एक टोटल उसका पैसा हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जाए कि चौथे साल उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 18,000 होगी। तो ये आप इसमें देखेंगे, आपने क्या देखा कि जो प्रत्येक पद हमारा बन रहा है, इन प्रत्येक पदों में क्या समान आ रहा है, प्रत्येक पदों में अंतर समान आ रहा है। कितने का अंतर है, 2,000 का अंतर है। तो इस तरह से कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, और आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन कभी आपने ये इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा कि हम इसको एक सिद्धांत के रूप में पढ़ना भी पड़ेगा, इसको समांतर श्रेणी के रूप में इसको हमें पढ़ना भी पड़ेगा, हमारे कोर्स में भी है। तो यही आपको आज यही समझना है।
क्या समझना है आपको? समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसमें क्रम से आने वाले पदों में अंतर क्या होता है? समान होता है। ऐसी श्रेणी जिनके क्रमागत पदों में अंतर कैसा होता है? समान होता है। ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिभाषा हो गई। तो श्रेणी क्या होती है एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में अंतर कैसा होता है? समान होता है। ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिभाषा तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी यहाँ हम कह रहे हैं यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि किसी श्रेणी की दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम पहला पद अगर हम माना प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद हमने मान लिया श्रेणी का ए, और अंतर हम मान लें क्रमागत पदों के बीच जो अंतर कितना है? डी, ठीक। तो समांतर श्रेणी अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगी? तो पहला पद हमारा ए, ठीक, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, अंतर जुड़ जाएगा। तीसरा प्लस क्या होगा? ए प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। अगला पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसमें जो प्रत्येक पदों के बीच जो संगत अंतर होता है उसी को हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर, जो कि हमने यहाँ पर क्या माना है? डी। ये हमारा हो गया सार्वंतर, ठीक। ये हो गई समांतर श्रेणी। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी की परिभाषा हम लोग सीख ली, और समांतर श्रेणी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम इसको दर्शाते हैं, ये हमने सीख लिया। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जो पदों के जो प्रतीक यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं उन प्रतीकों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रतीक आपके क्या है? जैसे पहला पद समांतर श्रेणी का क्या है? ए है, ठीक। पदों के भी जो अंतर है उसको हम किससे दिखा रहे हैं? उसको हम दिखा रहे हैं डी से, ठीक है, जो हमारा क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली आपको समझना है, ये बात है आपकी। अब इससे संबंधित हमको कुछ कई फार्मूले, कई सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हमको ध्यान देना है, समझना है। तो हमको सबसे पहले समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है। इसे और ध्यान रखेंगे, यदि कोई श्रेणी हम मान लें, हमने मान लिया हमारे पास कोई श्रेणी A1, A2, A3, A4 और लास्ट में अंतिम पद है उसको AN मान लिया, अंतिम पद, nवां पद। तो अगर हमसे समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या रहेगा? A2 माइनस A1, क्रम से घटाया, या हम ए ना लगाएं तो हम लिख दें A3 माइनस A2, ये भी आप निकाल सकते हो इस तरह से। A4 माइनस A3, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो अन्य पदों के बीच अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले पद अगर हम लिखना चाहें तो इससे पहले वाला हमारा पद क्या होगा? AN माइनस 1, तो लास्ट में भी आप निकाल सकते हो AN में से AN माइनस 1 वाला पद घटा के। सार्वंतर निकालने का सूत्र हो गया, आप सार्वंतर निकाल सकते हो। कोई श्रेणी समांतर है या नहीं है उसको इसी विधि से हम चेक करके बताएंगे भी, समझाएंगे कि ये श्रेणी हमारी समांतर है या नहीं है, ठीक है। एक बात आपकी क्लियर थी। दूसरा, प्रथम पद क्या होता है कोई श्रेणी, तो उसका पहला पद चाहे हम A1 लिखें, चाहे पहला पद को हम प्रथम पद को A1 लिख दें या A लिख दें। कभी कभी इन पदों की जगह हम T1, T2, T3, T4 ऐसे, जैसे Tn माइनस 1, Tn, ऐसे भी इसका हम नोटेशन ले सकते हैं। इसको प्रतीक के रूप में ऐसे भी हम दिखा सकते हैं।
सारवांतर कभी कभी यहाँ हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे Tn माइनस Tn माइनस 1। इस तरह से भी T के रूप में भी हम इन पदों को, इन श्रेणी के नियमों को, सिद्धांतों को हम दिखा सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। दूसरा, अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये ध्यान देना है, समांतर श्रेणी का जब हमको कुछ पद निकालना होता है, व्यापक पद जिसको बोलते हैं nवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे हम निकालते हैं, ये भी आपको फार्मूला ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अभी हमने आपको श्रेणी लिखी, ठीक, जैसे हम कह दें कि कोई हमारी श्रेणी है, n पदों तक लिखना है, 1 2 3 लास्ट में क्या होगा n, ठीक, 1 2 3 रखते जाओ, 1 लिखोगे तो 1 मिलेगा, 2 लिखोगे 2, 3 लिखोगे तो 3, ऐसे क्या है, तो ये लास्ट वाला पद कहलाता है nवां पद। क्या कहलाता है, इसको व्यापक पद भी कहते हैं। मतलब ऐसा पद जिसके माध्यम से हम श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, वह क्या कहलाता है, श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। समांतर श्रेणी का या कोई भी श्रेणी दे रखी है, अगर हमको कोई ऐसा पद मिल जाए और क्रम से उसमें मान रखने पर, ठीक, हमको श्रेणी का प्रत्येक पद प्राप्त होता रहे, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, ऐसे पद को हम कहते हैं समांतर श्रेणी का। ये क्या मिल गया हमको, व्यापक पद मिल गया। तो व्यापक पद निकालना भी आपसे पूछा जाएगा कि व्यापक पद कैसे हम निकालते हैं। ये समझने के लिए, व्यापक पद समझेंगे आप लोग तो क्या होता है, व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसको व्यापक पद। किसी श्रेणी का पहला पद हमने मान लिया a, ठीक, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और हमने उसका सारवांतर कितना मान लिया d, और हमने मान लिया श्रेणी में कितने, श्रेणी में पदों की संख्या, हमने मान लिया n, कितनी है n। तो जब इस श्रेणी का व्यापक पद लिखेंगे तो व्यापक पद का सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बन गया इस श्रेणी का व्यापक पद। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Tn इक्वल टू इस श्रेणी का व्यापक पद है। व्यापक पद या अंतिम पद, हम भी इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। कभी कभी हम इसको एल भी लिख देते हैं। क्या है, अंतिम पद हमारा क्या है। तो हमको प्रारंभ से जो किसी श्रेणी का कोई पद हमको चाहिए होता है, किसी श्रेणी का हम nवां पद निकालते हैं, तो उस nवें पद को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, nवें पद को निकालने के लिए ये इस तरह का सूत्र हम प्रयोग कर लेंगे और श्रेणी का हमको कोई सा पद आसानी से प्राप्त हो जाएगा। n का मान बदल बदल के रखने पर हमको इस श्रेणी के जो भी पद हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी पद हमको इस श्रेणी के प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हमारा श्रेणी का व्यापक पद है, जनरल टर्म है, ठीक है। अब प्रारंभ से यदि हमको कोई पद निकालना है, प्रारंभ से शुरू से हमको अगर कोई पद श्रेणी का चाहिए, 17वां 16वां तीसरा चौथा, तो इस तरह से हम प्रयोग कर लेते हैं। व्यापक पद हो गया हमारा। अगर हमको अंत से श्रेणी का nवां, ये तो प्रारंभ से, ये तो है क्या, प्रारंभ से श्रेणी से प्रथम पद से अंत से चाहिए, तो हम जब अंत से श्रेणी का व्यापक पद निकालते हैं, nवां पद निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं अंत से, तो अंत से निकालने का फार्मूला रहेगा व्यापक पद nवां पद L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको जब अंत से nवां पद चाहिए होता है, तो ये सूत्र हमारा इस श्रेणी का लगा सकते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं इस समांतर श्रेणी के पदों को हल करने के लिए। अब इसी तरह से हम पहुँचते हैं अपने कुछ सवालों में, जिनमें हम ये समांतर श्रेणी के जितने भी हमने नियम सीखे हैं, इनका हम उन सवालों में कैसे प्रयोग करेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा।
तो समांतर श्रेणी में आपको कुछ सवाल कराते हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो सबसे पहले तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन है कि दी हुई, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, इसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं समांतर श्रेणी। शॉर्ट में इसको हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को साथ में हम क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। ये एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाती है समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी में आपको जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन लिखा, प्रथम पद हमारे पास ए इक्वल टू कितना दे रखा है 10 और सार्वधातुक डी इक्वल टू हमने मान लिया क्वेश्चन कितना दे रखा है, ए भी 10 ही दे रखा है। ठीक, अब हमको इसके 4 पद पूछा आपसे कि इसके 4 पद लिखिए। 4 पद आप कैसे बताएंगे ज्ञात करके? तो 4 पद बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रेणी के इस समांतर श्रेणी के 4 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात होंगे 4 पद? आपको सबसे पहले क्या लेना है? nवां पद लेना है, a + n-1 इंटू डी, और व्यापक पद वाला सूत्र। जैसे हमको पहला पद तो हमको दे रखा है, इसी को हम a1 भी लिखते हैं, हमने आपको पहले बता दिया a1। तो पहला पद हमको निकालने की आवश्यकता नहीं, हमको दूसरा पद चाहिए। तो दूसरा चाहिए तो हम n इक्वल टू कितना रख देंगे यहाँ पर 2। तो 2 रखेंगे तो इधर देखिए a2 हो जाएगा और यहाँ a + 2-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी? देखिए 10 है। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और डी का मान हमारे पास 10 है। तो 10 से कम 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। हमको दूसरा पद चाहिए, दूसरा हो गया। तीसरा चाहिए तो अब इसी फार्मूले में n इक्वल टू कितना रख जाएगा? 3। कितना रख जाएगा? 3 रख जाएगा। तो 3 रखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू रख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है? 10। चार्ज पर एक बार लिख लो, यहाँ 3-1 इंटू डी। a की वैल्यू 10, घटाने 2 बचेगा यहाँ पर, और d की वैल्यू देखिए कितनी है? 10। 10 दूनी 20 और ये कितना हो गया? 10। कितने हो गए? 30 हो गए। 30। इस तरह से आप इस समांतर श्रेणी के कितने पद आपने निकाल लिए? ये 2 पद आपने निकाल लीजिए। अब क्या होगा? हमको चौथा पद चाहिए, तो फिर से देखिए n इक्वल टू कितना रख दिया जाएगा? 4। ठीक, तो 4 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखें a की वैल्यू हम जानते हैं, a प्लस यहाँ 4-1 लिख दिया इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। यहाँ घटाने पर 3 बचेगा और d की वैल्यू 10। 10 × 30, 10 कितने हो गए? 40 हो गए। अगर हमको 5वां पद चाहिए तो अब n बराबर कितना रख देंगे? 5। इसी वाले फार्मूले में आप 5 रख देंगे, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 हो जाएगा, a5। ठीक, a आप लिख दीजिए ऐसे, यहाँ 5 में से 1 घटेगा, a की वैल्यू 10, यहाँ बचे हैं 4, यहाँ मान 10 रखिए, तो टोटल कितना हो गया? 40, 10 50। तो ऐसे ही समांतर श्रेणी का आप जब nवां पद दे रखा हो, nवां पद के फार्मूला दे रखा है, तो उस फार्मूले से, उस सूत्र की सहायता से, उस सूत्र की मदद से आप इसको अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में पंखा चलाते हैं तो उसमें वीडियो में आवाज़ आती है, साफ नहीं सुनाई देता है। तो इसलिए इस भयंकर गर्मी में आपको इतनी मेहनत से आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और पढ़ सकें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सीख गए क्या कि समांतर श्रेणी का पहला पद प्राप्त हुआ आपको,
सार्वंतर मालूम हो, ठीक है, तो आप आसानी से श्रेणी का nवें पद के माध्यम से nवें पद के सूत्र लगा करके, व्यापक पद वाला सूत्र लगा करके आप आसानी से श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब पहला पद लिखना है, सार्वंतर लिखना है। तो कोई श्रेणी दे रखी, मान लिया कोई समांतर श्रेणी दे रखी, हमने लिख दिया 3, 1 -1, -3। अब इसका प्रथम पद लिखना है, तो आप जानते हैं प्रथम पद इसका क्या होगा, 3 होगा। अब हम सब सार्वंतर हमको चाहिए d, तो आप जानते हैं चाहे a2 - a1 करके निकालिए। तो a2 कितना है इसका 1, ये कितना है 3, कितना आया -2, ये भी सार्वंतर है। चाहे तो आप a3 - a2 करके निकाल दीजिए, तो a3 इसकी कितनी है -1 और ये कितना है -1, तो कितना हुआ -2। तो ये श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब एपी की पहचान करनी है, समांतर श्रेणी की पहचान करने की निम्नलिखित पदों में, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी एपी है, कौन सी समांतर श्रेणी है। तो जैसे मान लिया हमको क्वेश्चन लिख दें 2, 5.2, 3, 7/2, ठीक, इस तरह से हमको पहचान करना है दिए हुए पद हमारे समांतर श्रेणी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये हमको पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, a2 - a1 5/2 -2 घटाएंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, ध्यान देना। a2 - a1 करेंगे तो दे भी रखा हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक, 2 दूनी 4, 4 में से देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2। ऐसे हम a3 - a2 करेंगे, a3 हमारे पास कितना है 3, 2 कितना है 5.2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक। ऐसे a4 - a3 करेंगे, तो a4 हमारे पास 7/2 हो जाएगा और a3 3 है, तो 3 दूनी 6, 7 में 7 में से गया कितना बचा 1, तो 1/2। इस तरह से हम देखें यहाँ पर तो हमारे पद कितने बन रहे हैं 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक, इस तरह से पद बन रहे हैं, ठीक। तो अंतर देखिए क्या आ रहा है, पहले दूसरे के बीच अंतर, दूसरे तीसरे के बीच और तीसरे और चौथे के बीच अंतर कैसा आ रहा, समान आ रहा। तो इसीलिए यह जो श्रेणी होगी, ऊपर जो दे रखी श्रेणी है, एक ऐसी है, ये समांतर श्रेणी है और दिए हुए हमारे जितने पद हैं वो क्या बनाते हैं, एक एपी बनाते हैं, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। इस तरह से हमने समांतर श्रेणी पहचान करना आपने सीख लिया कि समांतर श्रेणी का पहचान बताइए। अब यही आपसे पूछा जाए इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो आप बता देंगे कितना अंतर आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही इसके आगे के पदों को लिखना चाहें तो हम जानते हैं प्रत्येक पद में कितना अंतर आया, 1/2 आया। तो ऐसे यहाँ प्रत्येक पद में 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 जोड़ते जाएंगे और इसका हमको अगला पद क्या होगा प्राप्त होता जाएगा, आसानी से 1/2 अगले पदों को प्राप्त करते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको और समझा देते हैं, बता देते हैं कि कोई श्रेणी दे रखी हो, मान लिया क्वेश्चन आपको समझाते हैं, और उस श्रेणी का हमको मान लिया कोई सा पद निकालना है, ठीक। अचानक अब जैसे क्रम से पूछा जाए तो आप बता ही सकते हैं सार्वंतर को जोड़ के, ठीक। लेकिन अब एक साथ जैसे शुरू की श्रेणी के 3 पद दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया जाए इसका 100वां पद कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद को थोड़ी लिखेंगे, प्रत्येक पद को लिख नहीं पाएंगे, तो इसके डायरेक्ट हमको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, व्यापक पद का सूत्र लगाना पड़ेगा। किसका, श्रेणी का व्यापक पद। जैसे मान लिया कोई श्रेणी है, श्रेणी हमने लिख दी 10 7 4
10 7 4 और इसका 30वां पद पूछा है कितना होगा। ठीक, तो व्यापक पद का सूत्र लगाओ। पहला पद हमारे पास कितना है, देखिए 10। अंतर हम निकालेंगे सार्वंतर जिसको बोलते हैं डी, a2 माइनस a1 करके निकालेंगे। a2 7 माइनस 10 कितना आया, माइनस का 3। अब हमको 30वां पद चाहिए, तो आप व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर 30वां पद चाहिए, तो n बराबर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 30। तो हम 30 लिख देंगे यहाँ पर, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ हमारा कितना लिख जाएगा, 30 लिख जाएगा। ठीक, ए हमारे पास पहला पद है, कितना है देखो 10 दे रखा है। यहाँ घटाओ कितने बचे, 29, और डी का मान आपने निकाला माइनस की 3, तो 10 अब गुणा कर लीजिए, माइनस आ जाएगा, 9 3 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8, और इसमें से 10 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 77, माइनस का 77। तो इस तरह से श्रेणी दे रखी हो तो श्रेणी का कोई सा भी पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उसके व्यापक पद के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। अब इसी समांतर श्रेणी में आपको अन्य कई बातें सीखने हैं, और सी बहुत सी समांतर श्रेणी का योग है, तरह तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको इसमें हल करना पड़ेगा, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं, वो सब आपको समझने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी सिद्धांत है, नियम है, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जितनी भी आपको नई समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी आपको वीडियो प्राप्त होंगी वो आपको लगातार इसी तरह से प्राप्त होती जाएंगी और इसी तरह से आपको मिलती जाएंगी।